अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। मैं इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान की देख रहा हूँ वो इंतहाई दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ आईनी मामलात हैं, एक तरफ कानूनी मामलात हैं, एक तरफ मुआशी मामलात हैं, एक तरफ इंतखाबी दंगल सजने की तैयारी की जा रही है। और जो कल जेल में थे वो आज बाहर हैं, जो कल बाहर थे वो आज जेल में हैं। ये तमाम पाकिस्तान की सियासत में कुछ नया नहीं है। ये दिलचस्प सूरत हाल हमें अक्सर देखने को मिलती है। सो एक तो हम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है मजमूई तौर पर और आगे क्या होने जा रहा है, आज के प्रोग्राम में जरा इसके ऊपर फोकस करेंगे। और जो बडग्राम का कल का वाकया है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, मैं उसका भी जिक्र प्रोग्राम में जरूर करना चाहूंगा कि जिस कामयाबी के साथ हुकूमती इदारों ने, अफवाज पाकिस्तान ने, अवाम ने मिलकर एक इंतहाई नाकाबिले यकीन मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया अपने इत्तेफाक के साथ और कमिटमेंट के साथ, वो हमें दिखाई दिया। तो आइंदा ऐसे वाकयात ना हो, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? कि पाकिस्तान के कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे कम्यूट इसी तरीके से किया जाता है, पहाड़ी इलाकों के अंदर इसी तरीके से डोलियां चलती हैं और जो है वो चेयर लिफ्ट लगती है। सो अगर हम मिल के काम करना चाहें तो किस हद तक इन मुश्किलात से, मसाइल से निकल सकते हैं। बहुत अहम सवालात हैं। चेयरमैन पीटीआई जेल के अंदर हैं, इंतखाबात होने हैं और कई अहम मामलात हैं। तो इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इस तमाम गुफ्तगू के लिए आइडियल है। जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब निगरान वजीर दाखिला हैं, बलोचिस्तान से ताल्लुक है। बुगटी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुझे जाती तौर पे बड़ी खुशी है कि आप को मैं जाती तौर पे जानता भी हूँ और आप इंटीरियर मिनिस्टर बने, बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप अपना मकाम बना सके हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं और आप हमारे दोस्त भी हैं। लेकिन चूंकि अब मजबूरी है कि हम कुर्सी के इस तरफ बैठे हैं और आप कुर्सी के दूसरी तरफ बैठे हैं, तो आपने अपना काम करना है और मैंने अपना काम करना है। तो मैं आई विल स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जरा सुनवाइएगा, निगरान वजीर आजम जो हैं उन्होंने काबीना के इजलास में सबसे अहम बात क्या की? We generally are supposed to carry on with the general policy and works. The role is to assist, monitor the electoral process, which is the constitutional requirement. ये हमारा प्राइम मैंडेट है और उस प्राइम मैंडेट को ही जहन में रखते हुए जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसकी मॉनिटरिंग टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हम करें। अच्छा बुगटी साहब, आप मुझे बताइएगा कि हम क्या इंप्रेशन लें कि क्या ये जो मुख्तसर मुद्दत कितनी होगी इस काबीना की, वो शॉर्ट स्पैन जो है वो क्या है? आदिल भाई, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम करें, हम अपना ही काम करें। यही अच्छा होता है कि हर कोई अपना काम करे। अब जहाँ तक रही बात, आपने बात की है टर्म की, तो ये तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो कब अनाउंस करते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार दिया है और फिर कंसेंसस के साथ तमाम सूबों ने कॉमन काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट में ये भी इलेक्शन कमीशन को प्रायोरिटाइज़ कर दिया है कि पहले आप हल्का बंदियाँ करें, उसके बाद फिर इलेक्शंस कराएं। और ये जो पहले हल्का बंदियाँ कराएं, इसका भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आबादी की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर सीटें रखें, तो वो तभी मुमकिन है कि जब नई मरदमशुमारी और नया हल्का बंदियाँ हों। अब उसके लिए कोई 4 महीने का टाइम है, 3 महीने आगे इलेक्शंस का टाइम होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये 7-8 मंथ्स में हम इलेक्शन की तरफ जा रहे होंगे। दिस इज़ माई असेसमेंट। सो ये 7 to 8 मंथ्स को आप असेस कर रहे हैं और चूंकि जो साबिक वो थे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, जो अब कैबिनेट का हिस्सा भी हैं पंजाब में, वो ये कह चुके हैं कि ये तकरीबन 9 मंथ तक जाता दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये 8 to 9 मंथ्स में जाके इलेक्शन होगा? देखें आदिल भाई, ये डिसाइड तो किसी और ने कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने कर रहा है। हमारी तो कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम इसको ज़्यादा करें या कम करें। हम तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल उससे आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको यहाँ बिठाया है, हम ओथ लेके आए हैं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है।
अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला करना है कि वो कब इलेक्शन डेट अनाउंस करते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैं ख्वाहिश की बात नहीं कर रहा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी है कि 8 मंथ्स का टाइम लगना है। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि जो सदर मुमलिकत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत और बात करके फैसला करना, हाउ डू यू सी इट? ये अगर फैसला करते हैं कि जी 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो आप लोग तैयार हैं? जी हाँ, हम तैयारी तो इलेक्शन कमीशन ने करनी है। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट, उन्होंने उनको डायरेक्शंस दे दिए हैं और इलेक्शन कमीशन ने वो डायरेक्शंस एक्सेप्ट किए हैं। तो हम तो कल अनाउंस कर दें भाई, हमारी तो कोई इंटेंशन नहीं है। वो तो सदर साहब अब क्यों लेटरबाजी कर रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट ने अख्तियार दे दिया था इलेक्शन कमीशन को। बहरहाल ये उनका राइट है, वो इलेक्शन कमीशन को ही लिखा है, वो इलेक्शन कमीशन उनका जवाब दे देंगे। अच्छा, ये जो लाहौर हाई कोर्ट के आपने देखा होगा कि वहां से भी ये हमें देखने को मिला है कि हल्का बंदियों के केस में कहा है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देना सदर की जिम्मेदारी है। अगर जाहिर है कोर्ट्स किसी नतीजे पे पहुंचती हैं कि ये प्रेसिडेंट का राइट है, तो आप लोग इलेक्शन कमीशन की सुनेंगे या फिर कोर्ट्स की सुनेंगे? देखिए, वो मफरूज़ों पर बात करना ठीक नहीं है। जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त फैसला कर लेंगे। लेकिन उसूल पर तो बात की जा सकती है। उसूल क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन या फिर किसी कोर्ट का ऑर्डर? देखिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने तो अख्तियार दे दिया है इलेक्शन कमीशन को। ज़ाहिर है कोर्ट का ऑर्डर ज़्यादा मुकद्दम होता है और इलेक्शन कमीशन ख़ुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये तो इलेक्शन कमीशन और कोर्ट का मामला है कि वो किस तरीके से हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को। तो नथिंग डूइंग विद अस, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, ये अब आप वजीर दाखिला रहे हैं बलूचिस्तान के भी, और मैं जरा बल्कि इससे भी पहले एक और सवाल आपके सामने रखता हूँ। ये इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को बुलाया है इलेक्शन के मामले पर मुशावरत के लिए, तो क्या इंटरिम गवर्नमेंट की भी इसके अंदर इलेक्शन कमीशन को इनपुट ले रहा है? नहीं, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हमसे कोई इनपुट नहीं लिया है और ना हमें बोला है। हम किसी भी इनपुट के लिए तैयार हैं। वो अगर हमसे इनपुट लेंगे तो हमारा इनपुट एक ही है कि सर, वी आर हेयर टू असिस्ट यू, वी आर हेयर टू हेल्प यू, और हम आपकी असिस्टेंस भी करेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे अपनी हम्बल कैपेसिटी में रहते हुए। ठीक है, अब आते हैं जरा जो आपका असल रियल सब्जेक्ट है, जिसको आप माजी में भी देखते रहे हैं। आप सूबाई वजीर दाखिला भी रहे हैं और एक डिस्टर्ब प्रोविंस में जहां पर इंसर्जेंसीज, जहां पर जो है वो बहुत और शेप्स के अंदर टेररिज्म होता रहा है। तो एक तो आप बलूचिस्तान को बड़ा अच्छा समझते हैं, तो आपको अंदाजा है, आपने वहां वजारत दाखिला देखी है। अब ओवरऑल मुल्क की पिक्चर आपके सामने आ गई है कि इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी जहां जहां हो रही है, जैसे हो रही है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो अमन अमान की सूरत हाल है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? कि क्योंकि पहले भी हमने सुना था कि कुछ हालात भी और मईशत दोनों रीजंस हैं, लेकिन आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या जो इस वक्त दहशतगर्दी से मुतालिक वाकयात हो रहे हैं, हमारे 10 जवान शहीद हो रहे हैं और कई ऑपरेशंस चल रहे हैं कई मुख्तलिफ जगहों पर, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या दहशतगर्दी की वजह से या जो सिचुएशन है अमन अमान की, उसकी वजह से भी इंतखाबात असरअंदाज हो सकते हैं? भाई, मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है आदिल भाई। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है, जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस शहीद हो रहे हैं, उसमें एक राइज़ आया हुआ है, इसको कैसे काउंटर करना है, ये लड़ाई लड़नी कैसे है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। और मैं फोकस्ड हूँ, जब तक हूँ 1 महीने के लिए हूँ या 3 महीने के लिए हूँ, मैं फोकस्ड इस बात पे हूँ कि किसी तरीके से हम ये लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन ख़राब हो रही है इसको काउंटर कर सकें और काउंटर टेररिज्म के जो इदारे हमने बनाए हैं उनको मजबूत करें और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को ये हौसला दें, उनको ये हिम्मत दें कि वो इस जंग में तनहा नहीं लड़ रहे हैं। पूरी कौम उनके साथ है और पूरी कौम उनके लिए न सिर्फ दुआगो है बल्कि उनका जो सपोर्ट है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ है। और इस दहशतगर्दी की जंग में जो लोग अपनी जानों का अजीम कुर्बानी दे रहे हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि काउंटर टेररिज्म की जाए और पूरी कौम मिलकर काउंटर टेररिज्म करे। तो बुगटी साहब, वैसे जब आप आके सीट पर बैठे हैं तो आपके पास क्या इस वक्त ज़ाहिर पूरा सिनेरियो होगा, आपके सामने पूरी पिक्चर होगी, क्या प्रोजेक्शन है वाकयात में,
तेजी आ रही है, और इस वक्त क्या हिकमत अमली है इस तमाम मामले से निपटने के लिए? क्योंकि हमने माजी में देखा कभी डायलॉग, कभी एक्शन, कभी डायलॉग। आप बलूचिस्तान में भी जब थे, यू वर ऑफ द व्यू के वहां के मखसूस हालात में आपका ये ख्याल था कि ज्यादा डायलॉग अब हो नहीं सकते, जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा एक्शन होगा। इस वक्त अगर मैं आपसे बतौर मजमूई पूछूं, मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, हाउ वुड यू डील विद? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि मैं, आपको पता है कि बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग भी उस वक्त आता है जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो। इट इज़ अ साइंस। और फिर पूरी कौम का जब कंसेंसस है कि वायलेंस का जो राइट है वो सिर्फ स्टेट के पास है और स्टेट उसको एक्सरसाइज करती है, किसी इंडिविजुअल को, किसी जत्थे को, किसी ग्रुप को, किसी लश्कर को किसी किस्म की बंदूक उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारा रिजॉल्व है कि हमने ये जंग लड़नी है और हम ये जंग हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। इससे पहले भी हम ये जंग बार बार जीत चुके हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है। हाँ, बीच में पॉलिसीज़ का शिफ्ट आता है और उसका फ़ायदा बसा औकात आपको होता है और बसा औकात दुश्मन को होता है। हमने अपनी पॉलिसी में माजी करीब में एक शिफ्ट देखा जब हमारे एक वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते थे कि मैं एंटी वॉर हूँ और मैं उन लोगों को यहाँ पर आबाद करना चाहता हूँ। तो ठीक है, वो उनकी उस वक्त सोच थी, लेकिन हमारी सोच ये है कि हमने वायलेंस करने किसी को नहीं देना। आदिल भाई, ये पॉलिटिकल वायलेंस हो, ये कोई कौम परस्ती के नाम पर वायलेंस हो, ये मज़हब के नाम पर वायलेंस हो, वायलेंस की मोनोपली जो है वो सिर्फ रियासत के पास रहनी है और रियासत के पास ही रहेगी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई की, इस पॉलिसी का पाकिस्तान को फायदा हुआ या नुकसान? देखिए, मेरी असेसमेंट में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन आपके सामने थी, ऐसी सिचुएशन से फ़ायदा उठाया जाता है, ना कि नुकसान। सो चेयरमैन पीटीआई ने जो डायलॉग का सिलसिला चलाया, उसकी वजह से हमें उनकी पॉलिसी के नतीजे में दहशतगर्दी के वाकयात में इंक्रीज आया और हमें नुकसान हुआ। और अब रियासत की ये पॉलिसी है कि सबके साथ जो है वो आनी हाथों से निपटा जाएगा, डायलॉग पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ होगा, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तो देखिए फर्म बिलीवर हूँ कि वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट के पास है। कैसे एक जत्था उठेगा, कैसे वो बंदूक के ज़ोर पे अपना नज़रिया 22 करोड़ आवाम पे मुसलत करेगा और कैसे उनको ये इजाज़त दे दी जाएगी कि ठीक है, आप जो अपना एजेंडा लाते हैं वो बंदूक के ज़ोर पे मुसलत कर लें, हमें उस पर इतराज़ नहीं है। ये फ़ैसला हमने करना है कि हमने फाटा का जो एक्स फाटा है उसको, उसका मर्जर, ये फ़ैसला हम करेंगे, हमारी पार्लियामेंट करेगी, हमारी आवाम करेगी। ये फ़ैसला दहशतगर्द बंदूक के ज़ोर पे नहीं करा सकते हैं। ये फ़ैसला हमने करना है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। ये फ़ैसला हमने करना है कि हमारे मुल्क में शरीयत है, हमारे मुल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम मौजूद है, हमारे इदारे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर मुसलमान हैं। ये उनका जो वर्जन है दीन का, वो हम शामिल उनकी मर्जी से बंदूक के जोर पे नहीं कर सकते हैं। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते हैं कि वो 22 करोड़ मुसलमानों पर अपनी मर्जी चलाएं। ठीक। अच्छा बुगटी साहब, आप जरा कुछ और दीगर मामला जो ज़ाहिर है आपके सामने हैं इस वक्त, बड़ा चैलेंज भी होंगे आपके लिए। जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम कंटिन्यूटी ही रखेंगे प्रीवियस गवर्नमेंट की और जो पॉलिसीज थी उसको लेटर इन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हम ये भी तस्वुर करें कि जो पीटीआई के मामले में भी पॉलिसी थी उसको कंटिन्यू रखा जाए? देखिए, बात इतनी है, उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वो ये है कि जो उनकी मॉनिटरिंग पॉलिसी थी, जो हमारी IMF के साथ डील थी, उसको हम डीरेल नहीं होने देंगे। उनके साथ जो मुआहदे किए थे उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। रियासत ने जहाँ जहाँ जिसके साथ हुकूमत ने इंटरनेशनल फोरम्स में मुआहदे किए उन पर अमल करेंगे। जहाँ तक रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एलिमेंट जो पॉलिटिकल वायलेंस पे बिलीव करता है, जिन्होंने पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स पे हमला किया है, वो एलिमेंट जिन्होंने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ऑर्गेनाइज्ड किस्म की हमलावर हुए हैं वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम पे, और उस पर वो जो हमला है उनके साथ तो नरमी नहीं बरती जाएगी। जो लोग साजिश पे शामिल रहे, जिन्होंने ये साजिश की, जो इस साजिश का हिस्सा हुए, वास्ता या बिलवास्ता,
उसका हम कोर्ट ऑफ लॉ में उनको प्रेजेंट करेंगे, उनकी प्रोसिक्यूशन करने की कोशिश करेंगे। रेस्ट इट इज़ अप टू द कोर्ट्स कि कोर्ट्स क्या फैसला करती है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा, वजीर आजम को शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा और बड़ी उम्मीद और तवक्कुआत का इजहार किया, लेकिन उसके बाद साइफर के केस में शाह महमूद कुरैशी साहब की भी गिरफ्तारी हो गई और चेयरमैन पीटीआई की भी गिरफ्तारी इसके अंदर डाल दी गई है। अगर हम ये तसव्वुर करें कि क्या जो इंटरिम गवर्नमेंट है साइफर के मामले में इस मसले को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहती है, ये दुरुस्त हो? देखिए आदिल भाई, यहाँ पर इदारे हैं, पुलिस है, FIA है, इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स को अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता है। अब उसके बीच में ये साइफर भी एक इशू है, साइफर को FIA प्रोब कर रही है, तो उस प्रोब के दौरान शाह महमूद कुरैशी कोई और जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसमें से एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उनके पास रेमेडी के लिए फोरम मौजूद है, वो हैं पाकिस्तान की अदालतें। वो अदालतों में जाएंगे, प्रोसिक्यूशन अपना केस लेके जाएगी, डिफेंस अपना केस लेके जाएगी। एंड ऑफ द डे इट इज़ द कोर्ट हु डिसाइड कि वेदर एनीबडी इज़ गिल्टी और नॉट। तो अ सिस्टम इज़ वर्किंग, यानी कि एक पूरा पाकिस्तान के जो इदारे हैं जिसमें पुलिस है, FIA, वो अपने एक सिस्टम के तहत चल रही हैं और उसी हिसाब से काम करेंगी। But you are privy to that information. Now you have taken a briefing from DG FIA recently. तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आपके सामने वो हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे हैं, उनके पास बड़ी ज़ाहिर है मालूमात भी होगी और प्रोग्रेस क्या है केसेस के अंदर वो भी होगी। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कल जो मीटिंग हुई है उसके बाद? देखिए, कल जो DG FIA थे वो मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और हमने उनके साथ कर्टसी कॉल थी उनकी मेरे साथ, और हमने टाइम रखा है, हम इस वीक में किसी भी टाइम जाएंगे FIA और उनसे फिर डिटेल ब्रीफ लेके उसके बाद ही इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जो कर्टसी कॉल थी उसमें उन्होंने कुछ तो केसेस आपको बताए होंगे, क्योंकि अगर वो वहां पर आपके पास आपको ब्रीफिंग देने आए थे तो केसेस की प्रोसिक्यूशन। ही वॉज नॉट अलोन आदिल भाई, ही वॉज नॉट अलोन। उसमें और भी लोग थे, बाकी डिपार्टमेंट्स के भी लोग थे, DG नेक्टा थे। जैसे आज हमने नेक्टा में जाके एक ब्रीफिंग ली है, तो इसी तरह हम FIA में नेक्स्ट वीक जाएंगे। अगर कल हो सकता है चले जाएं तो हम जो ब्रीफिंग लेंगे उसके बाद कमेंट करेंगे। इट वाज अ टोटल कर्टसी कॉल। अच्छा, जेल में ये खान साहब की सहूलियात का क्या मामला है? मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि हम देखेंगे, लेकिन अब मजीद 48 घंटे गुजर चुके हैं इस मामले को। वो जो कैमरे लगे होने की शिकायत और जो सहूलियात का ना होना, अब आपके पास इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन, क्या और दूसरा ये है कि आप लोगों ने अब तक क्या फैसिलिटेट किया इस मामले में उन्हें? देखें, जो लॉ के मुताबिक फैसिलिटीज़ हैं उससे ज़्यादा उनके पास मौजूद है। उनको बेड दिया गया है, उनको फॉर्म दिया गया है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम स्पेशल किया जाता है, और ये जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं, अखबारात हैं, कुरान शरीफ का तर्जमा है, वो उनको प्रोवाइड किया गया उनकी चॉइस के मुताबिक। तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। अब जहाँ तक ये कैमरास की बात है, ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने विज़िट किया है। अब क्योंकि ये जेल पंजाब हुकूमत की उसमें है, पंजाब हुकूमत से जो मुझे रिपोर्ट मौसूल हुई है उसमें यह है कि 4000 CCTV कैमराज हैं जो प्रिजनर्स की और प्रिजन की सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं। 3999 पे किसी को एतराज़ नहीं है। ये एक जो है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत का बड़ा क्लियर इसमें स्टैंस है कि ना वो उनके टॉयलेट को कवर करता है, ना वो उनकी प्राइवेसी को कवर करता है। इट इज़ जस्ट फॉर हिज सिक्योरिटी। अच्छा, तो जो कंप्लेन जो जज साहब गए, जिन्होंने जाके देखा है, वो जो मसाइल उन्होंने बताए हैं, ये इश्यूज वहां पर थे या नहीं? तो वो जो जज साहब बात कर रहे हैं वो एग्जैजरेट किया उन्होंने, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। आप कह रहे हैं वो सहूलियात जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को मिलनी चाहिए थी वो तमाम उनको वहां पर मयसर थी। आप कंफर्म कर रहे हैं? पंजाब हुकूमत ने मुझे कंफर्म किया है कि जो फैसिलिटीज़ एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं, और आइंदा भी ये फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी। उस पर किसी को एतराज़ नहीं है। इवन यहाँ तक तो हमें इस पर भी एतराज़ नहीं है कि अगर उनको एयर कंडीशन मिला है तो उस पर भी हमें एतराज़ नहीं है। उनको एयर कंडीशन मिलना चाहिए। वो जो भी फैसिलिटीज़ हैं, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। एक्स प्राइम मिनिस्टर से मुझे याद आया, मियां साहब भी सितंबर में पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखते हैं।
जब वो लैंड करेंगे तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, अगर वो कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी बनती है तो बिल्कुल उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर कोर्ट ने उनको रेमेडी दी है तो हम क्यों गिरफ्तार करेंगे? हम चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वो आए और इलेक्शन में हिस्सा लें। तो आप ये कहते हैं अगर कोर्ट कोई रिलीफ देता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो वैसे आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए? जी जाहिर है, बिल्कुल। ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन टुवर्ड्स द वेरी एंड, मुझे ये बताइएगा कि वजीर आजम को पीसीबी चेयरमैन को हटाने की समरी भेजी गई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सियासी भर्तियों को हटाने के अहकाम दिए। क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई लिस्ट भेजी है या खुद से जो है वो निगरान जो है हुकूमत जो है खुद से सियासी भर्तियों की निशानदेही कर रही है? आपको लिस्ट वहां से मिली है या फिर आप लोग खुद से जो है वो ये कर रहे हैं? आजम भाई देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये आज चीमा साहब हमारे SAPM है वो या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। थैंक यू सो मच। सरफराज बुगटी साहब, वजीर दाखिला पाकिस्तान की निगरान हुकूमत के मौजूद थे, आपका शुक्रिया। आप बड़े हमारे तल्ख तीखे सवालों का जवाब जो है वो देते रहे। आपने गुफ्तगू सुनी कि निगरान हुकूमत किस तरह से मामलात को इस वक्त चलाना चाहती है आने वाले दिनों में, और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कुछ कानूनी मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के वकील मौजूद होंगे और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब, बैरिस्टर गौर साहब, उनसे बात करेंगे और जरा बात करेंगे कि ये जो केस है इसमें कब और कितना और कैसे रिलीफ मिल सकता है चेयरमैन PTI को। जी वेलकम बैक। कानून से मुताल्लिक हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर गौर साहब, सीनियर वकील हैं, माहिर हैं, कानूनदान हैं और तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब के वकील भी हैं, और हसनात मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। हसनात साहब, मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा कि ये स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इस सारी सिचुएशन को इस वक्त देख रहे हैं, चेयरमैन PTI की उम्मीदों का जो सारा फोकस है वो सुप्रीम कोर्ट है। आपको आज की समाअत ने क्या सेंस दिया है? आपने क्या सेंस लिया है कि आज जो हेयरिंग हुई है अब किस तरफ चीजें जा रही हैं? जी बिल्कुल बजा फरमाया भाई साहब के PTI और इमरान खान की उम्मीदों का जो मरकज़ है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल है। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने इन हालात में जब PTI और इस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी तनाव है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो है वो या चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से PTI की उम्मीदें ख़त्म नहीं हुई, टूटी नहीं, उम्मीदों का बंधन रहा उनका। आज भी हमने यही देखा कि अमूमन ज़्यादा लोगों की सोच ये थी कि जी फाइनल जजमेंट आ गई है ट्रायल कोर्ट की, तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जी ये तो जो ड्यूरिंग द ट्रायल मैटर जो थे, जो आपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए हैं, मेंटेनेबिलिटी और जुडिक्शन का मामला, क्योंकि अब फाइनल फैसला आ गया है तो ये इन्फ्रक्चुअस हो गई हैं। अब अपील भी फाइल हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कल समाअत है, तो आप मामला हाई कोर्ट में देखें। लेकिन हमने देखा कि ये 2 घंटे की तकरीबन समाअत थी, और इससे अच्छी समाअत मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस इमरान खान साहब को नहीं मिल सकती, जिसमें वो जो सारा उनका एक फोकस था कि जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट में ने जल्दी की और जो जिस तरीके से सज़ा दी अमूमन, और जो जिस किस्म के डिफेक्ट्स आए उस जजमेंट में, इसमें कोई शक नहीं कि जल्दी हुई है। लेकिन ये था कि ये सारी चीज़ें हाईलाइट होनी थी हाई कोर्ट में, क्योंकि मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन आज चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने भी ग़ालिबन वही काम किया जो हुमायूं दिलावर ने किया, और उन्होंने भी कहा है कि जो है वो प्रामा फिशाई जो है इसमें बहुत सी गलतियां हैं इस जजमेंट में ट्रायल कोर्ट में। तो फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि हाई कोर्ट के पास क्या रह गया है फैसला करने को, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ये जो ऑब्जर्वेशन दे दी है, और इसके अलावा भी बहुत सी ऑब्जर्वेशन है। So when you compare it with when you compare Supreme Court with the trial court, तो आप ये आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह आखिरी वक्त में वो जो विटनेसेस वाला मामला था चेयरमैन PTI की तरफ से, उसको जिस तरह ट्रायल कोर्ट के अंदर थोड़ा सा इग्नोर किया गया कि जी विटनेस
वाले मामले पे उतना फोकस नहीं किया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट की सारी हेयरिंग को एक तरफ करती दिखाई दे रही है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी बिल्कुल, उसमें सिर्फ ये नहीं था विटनेस वाला मामला, मेंटेनेबिलिटी जुरिडिक्शन पे भी इमरान खान का केस मजबूत है। मेरा ख्याल है 120 दिन के हवाले से जो बार है, इस हवाले से मज़े की बात है कि ट्रायल कोर्ट को 2 दफ़ा मामला भेजा गया, उन्होंने उस तरह उस फैसला नहीं दिया, वही फैसला रखा जो पहला उनकी ओपिनियन थी। दूसरी दफ़ा भी जब मामला उनको जो है वो रिमांड किया गया हाई कोर्ट से, तो वही फैसला उन्होंने कहा कि जी जो जुरिडिक्शन और मेंटेनेबिलिटी पे जो मैंने पहले जज साहब ने कहा मैंने फैसला कर दिया, वही फैसला होगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी चाहिए था कि वो खुद जो है वो इस पॉइंट ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने आर्गुमेंट बिल्ड किया। आपने कहा कि जो लुकूनाज आपको उस जजमेंट में नजर आ रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट भी उसी तरीके से तेजी से जाती दिखाई दे रही है, हाई कोर्ट को थोड़ा सा बाईपास करती। गौर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि सजा हो चुकी है, अपील हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन इस स्टेज के ऊपर, ये तो बड़ा सिस्टम को एक शॉर्ट सर्किट होगा, उसके लिए एक बाईपास होता दिखाई दे रहा है सिस्टम। सो सारे के सारे प्रोसेस के अंदर सवालात ही सवालात हैं, एक तरफ आप लोगों के तो दूसरी तरफ दूसरी साइड। नहीं आदिल साहब, बेसिकली ऐसा नहीं है। वो लोग जो शायद फैक्चुअली नावाकिफ हो वो ऐसे ऑब्जर्वेशन दे दे और वो हमारे समटाइम कमेंट्स पहले कर देते पहले से कि हमें पूरे फैक्ट्स का पता हो। कि बड़ी बदकिस्मती आपने देखा है कि बाज़ पॉलिटिकल लीडर्स ने बड़े किस्म के वो पत्नी सोए हुए जाग उठे और कहते हैं जी कि चीफ जस्टिस के बारे में रिमार्क्स देना शुरू किए। लेकिन मैं आपको इसको इस तनाजुर में देखे, ये जो ऑर्डर आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को सिरे से टच ही नहीं किया है और न ही उन्होंने उस पर कोई ऑब्जर्वेशन दी और ना ही जज साहिबान ने वो जजमेंट को खोला है या रीड किया हुआ है। ये जो एप्लीकेशनें हमने फाइल की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये 3 किस्म की एप्लीकेशनें थी। एक तो हमारा ट्रांसफर वाला था, दूसरा हमें जो राइट नहीं दिया गया था विटनेसेस लाने का वो वाला था, दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि सर इस कोर्ट के सामने जुरिसडिक्शन नहीं है क्योंकि कोर्ट प्रोसीड नहीं कर सकती थी। द रीजन बीइंग कि ये जो कंप्लेंट फाइल हुई थी वो मेंटेनेबल नहीं था और वो 120 दिन के बाद की मियाद का था। ये बड़े अहम सवाल थे। इस पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मुसरत हिलाली साहिबा और यही आफरीदी साहब ने नीचे उसको भेज दिया था और कंसेंट के साथ भेज दिया था इलेक्शन कमीशन के कि सबसे पहले जुरिसडिक्शन का फैसला होगा और उसके बाद केस आगे बढ़ेगा। ये कंसेंट से ट्रायल कोर्ट के हाई कोर्ट के सामने गया था। हाई कोर्ट ने जब हमें पर सुन लिया दोनों पार्टीज को, तो हाई कोर्ट ने नीचे रिमांड कर दिया और सिर्फ इतनी ऑब्जर्वेशन रिजर्वेशन हमारी जरूर थी कि अगर इतना था तो आपने ये नहीं कहना चाहिए था कि जी इसको क्लोजिंग आर्गुमेंट्स के साथ लगे, पहले इस पे होनी चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशन थी वो जजमेंट से पहले की थी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व फरमाया है वो ये किया है कि सर्कमस्टांसेस सारे देखें कि एट द एंड ऑफ द डे जज ने ऑर्डर अपना अनाउंस कर दिया कन्विक्शन वाला विदाउट गोइंग इनटू दैट ऑर्डर की जजमेंट कैसा है। आप ये सिर्फ बताएं कि जो ज्यूरिसडिक्शन वाला इशू है, मेंटेनेबिलिटी वाला इशू है और जो हमारे हम कहते हैं जी ये टाइम बार्ड है, ये वाले इशू पे कोर्ट ने क्या फैसला कर दिया था। और इलेक्शन कमीशन के वकील को जब भी बुलाया कि हाई कोर्ट ने हमने आपको रिमांड कर दिया था कि बाय कंसेंट आप नीचे जाके हाई कोर्ट से फैसला करवा लें, हाई कोर्ट ने क्या किया था, उन्होंने भी एडमिट कर लिया कि ट्रायल कोर्ट के पास भेजा। कहता है ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला कर लिया, उन्होंने कहा जी कि ट्रायल कोर्ट ने अपना 4 जुलाई वाला फैसला बरकरार रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि 8 जुलाई का फैसला वो कैसे बरकरार रख सकता था जबकि हाई कोर्ट ने 3 तारीख को उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। तो जज साहब को किस बात की जल्दी थी कि उन्होंने पहले कन्विक्शन सुना दिया और उसके बाद वो कहते हैं जी मैं जजमेंट को करता हूं। तो ऑब्जर्वेशन उनकी अच्छी अपनी जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेंट्स जजमेंट पे नहीं किए। वो जो सर्कमस्टांसेस में केस हुआ, हमें उससे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस जजमेंट को सेट असाइड कर देगी कल इंशाल्लाह। अच्छा हसनात, ये बताइएगा कि जो आज की समाअत हुई है जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी और चीफ जस्टिस ने स्पीकर की जानिब से जो रेफरेंस भेजने और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर कुछ सवालात किए हैं, तो जस्टिस मंदोखेल ने याद दिलाया उनको कि दरख्वास्त हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ है, ना कि रेफरेंस की कानूनी हैसियत पर। क्या ये घड़ियां सुई को वापस जो है वो पहले वाली पोजीशन पे ले जा सकती हैं? देखिए जी, शुरू में तो जजेस में इस चीज़ में इख्तलाफ था कि जस्टिस जमाल मंदोखेल यही बात कर रहे थे कि जब फाइनल फैसला आ गया है ट्रायल कोर्ट का, तो हमें जो है वो अभी इस मैटर को सुनना चाहिए या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल का ज़रा डिफरेंट व्यू था। उन्होंने कहा जी कि जो ये पॉइंट बताए जा रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से,
इनको हम नोट कर लेंगे और हम इनका जो है ये मामला फिर हाई कोर्ट को ही भेज सकते हैं। जहाँ तक जस्टिस मज़ाहिर की बात थी, वो उन्होंने तो पहले जब शुरू हुई समाअत तो उन्होंने कहा जी कि क्या कोई एक MNA जो है वो दूसरे MNA के ख़िलाफ़ जा सकता है। वो तो ऐसा लग रहा था कि वो जो सिरे से ही इस मेंटेनेबिलिटी इस केस को ही जो है वो की जो क्या कहते हैं कि इस केस पे ही सवाल उठा रहे थे कि जो जिस तरीके से कंप्लेन तोशाखाना केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई, उनको सज़ा हुई, और जिस तरीके से जो है स्पीकर ने मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा, तो वो जैसे मज़ाहिर जो हैं वो बिल्कुल वाज़े उनकी जो है वो थी, जो सवालात थे उससे लग रहा था। लेकिन आखिर में ये हुआ कि बिल्कुल चेंज हो गई सूरत हाल, और उसमें ट्रायल कोर्ट या ट्रायल जज के कंडक्ट पे सवाल उठाए गए। वो मेरा ख्याल है जजमेंट से भी ज़्यादा अहम होते हैं हर लिहाज से। वो कि पहले जजेस कहते रहे कि हम जजमेंट को क्वेश्चन करना चाहिए न कि जज को, लेकिन यहाँ आखिर में हमने देखा कि ये सवाल उठाया गया कि जी जज जो हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने इतनी जल्दी क्यों की। फिर ये भी बात हुई कि 8 अगस्त को इमरान खान की अपील फैसले के जब उनको सज़ा हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई, तो अभी तक वो जो है कहाँ हैं, अक्यूज़ कहाँ हैं, और क्यों ना आज ही उनको रिहा कर दिया जाए, ये सवाल भी था। तो ये वो चीज़ें थी जिससे मेरा ख्याल है कि और बज़ाहिर लग रहा है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मामला पेंडिंग है वो ही प्रेजुडिस हो गया है, और फिर अब सिर्फ हाई कोर्ट को एक यानी 2 घंटे टाइम दिया गया है कि DB में केस जो है 12 केस शुरू होते हैं और 2 बजे जो है वो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस लगा दिया है। तो फिर अब इस सूरत हाल में अब चैलेंजिंग हाई कोर्ट के लिए भी है कि वो कैसे अपनी इंडिपेंडेंस को जो है वो मेंटेन रख के इस मामले को जो है कल प्रोसीड करता है। अच्छा बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे सामने इस वक्त हेयरिंग आई है उसमें मंदोखेल साहब ने अपनी हद तक तो बता दिया है कि इस मामले का फैसला हाई कोर्ट अपील में होगा, लेकिन ये जो बाकी 2 जजेस हैं इनको आपने कायल करना है इस मामले पर कि ये हतमी फैसला दे सके। नहीं, जहां तक इन जजेस के हतमी फैसले का ताल्लुक है वो तो ऑब्वियसली अपील में फैसला होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही अपील का फैसला करेगी, और वो मैटर तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी टच नहीं किया। बेसिकली जो ज्यूरिसडिक्शन का इशू होता है और लिमिटेशन से एक दूसरी पार्टी का एक वेस्टेड राइट अक्रू हो जाता है, और ज्यूरिसडिक्शन ऐसा इशू है कि ये सटल लॉ है कि सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन का इशू होगा, उसके बाद आप अक्यूज को ट्रायल पुट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे एक एंटी टेररिज्म कोर्ट में लेके जाते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि मुझे एंटी टेररिज्म कोर्ट में आप नहीं लेके जा सकते, मुझे सेशन के कोर्ट में ले जाएं, या मुझे मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लेके जा सकते, आप मुझे सिविलियन कोर्ट में लेके जा सकते। तो ये सबसे पहला होता है कि आप डिटरमिन करें ज्यूरिसडिक्शन को, और ज्यूरिसडिक्शन जब आप डिटरमिन करते हैं तो उसके बाद ही प्रोसीडिंग्स हो सकती है। ये मैटर चूंकि पहले से सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड कर दिया था और कंसेंट के साथ कर दिया था, और ये डायरेक्शन दे दी थी कि पहले इसका फैसला होगा, और ये सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था, जिस तरह अभी नहीं, जिस तरह हसनात साहब फरमा रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी कल हाई कोर्ट भी सुने और फिर हम 2 भी बजे सुनेंगे। लास्ट टाइम भी यही आफरीदी साहब ने भी ऐसा किया था, और ये इलेक्शन कमीशन की एक रिक्वेस्ट ऐसी थी, इसी की वजह से ऐसा ही हुआ था। तो वो मैटर जबकि पेंडिंग था और हाई कोर्ट ने रिमांड कर दिया ट्रायल कोर्ट ने, अब ट्रायल कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं किया। जिस तनाजुर में हाई कोर्ट को ये मैटर भेजा गया था और जिस केस के लिए इस मैटर को ट्रायल कोर्ट में भेजा गया था, ट्रायल कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं किया और कन्विक्शन की तरफ चले गए और ज्यूरिसडिक्शन का फैसला नहीं किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और प्राइमा फेशी हमें नजर आता है कि ये तो फिर तो ये तो इंटायर ट्रायल जो है वो कोरम नॉन जुड़े से ये ट्रायल तो चल ही नहीं सकता। इसलिए अदालतें हमेशा ऐसे करती है, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 187 है, ये एपिक्स कोर्ट है, कंप्लीट जस्टिस करती है और कोई भी ऑर्डर पास कर सकती अदल के खातिर। अच्छा हसनात, ये बताएं कि हाई कोर्ट में क्या होगा, वहां पे भी इनको इंटरिम रिलीफ मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल हाई कोर्ट की समाअत के बाद आगे बढ़ने का इंदिया दिया है। तो आपके ख्याल में हाई कोर्ट में अब ये किस मरहले पर है? मेरा ख्याल है कि अब तो कोई उसमें पहले भी कोई लीगली भी जजमेंट सस्पेंड होनी चाहिए थी। 3 साल की सज़ा में अमूमन अगर आप देखें रिमिशन को निकालें तो पीछे रह क्या जाता है। आम आर्डिनरी केसेस में जल्दी जो है वो सस्पेंड हो जाती है सज़ा, इसमें कोई शक नहीं कि इसको डिले किया गया हाई कोर्ट की तरफ से।
और कल भी जो है वो जो मामला कल भी सस्पेंड जो पिछले गुजर चुका है वहाँ भी उस टाइम पे भी सस्पेंड हो सकती थी, सज़ा नहीं की गई। अब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दी है, अब इसके बाद तो मेन केस जो है वो भी उसका फेट भी बचता मुश्किल लग रहा है। ये सस्पेंशन तो बिल्कुल 100% यकीनी है। ये अलग बात है कि अगर सुप्रीम चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ जो जजेज़ हैं वो किसी वजह से कोई उज़र दे और कहें कि जी हम जो है वो मौजूद ना हो, या वो ख़ुद कहें कि जी किसी वजह से हम नहीं सुनेंगे, तो फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ नहीं रखी कि एक दिन का टाइम भी नहीं दिया, उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया है। तो मेरा ख्याल है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी बड़ा सवाल है। संगी देखें, जो सनात साहब फरमा रहे हैं ना, तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस जजमेंट को सस्पेंड कर देगी, लेकिन इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने की ऑब्जर्वेशन दी है, पर इसलिए कि ये वर्थ है और इसमें एक जान है। जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो वो उनकी जाती ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि बेस्ड ऑन द फैक्ट्स है। और सिर्फ आपके नोटिस में ये ले आऊं कि आपको याद होगा इख्तियार मोहम्मद चौधरी के दौर में जब ये वाली प्रोसीडिंग सारी शुरू हो गई और फिर डिग्रियों वाले केसेस चले और उसमें से भी मेजॉरिटी केसेस में यही सजा होती थी 3 साल। तो आपको याद होगा जितनी मेमनेज और एमपीएस को उसमें सजाएं हुई थी वो आलमी दूसरे दिन जेलों से निकले थे, क्योंकि शार्ट सेंटेंस होती है इसीलिए कि सेंटेंस अगर शार्ट है और आप जेल में किसी को रख लें तो उसकी अपील भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि आप पहले उनको बेल ग्रांट करें और उसको कंसिडर करें। बैर साहब ये बताइएगा कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ रेफरेंस भेजने का इंदिया दिया है। जज को क्रिटिसाइज करने से केस के मेरिट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि हाई कोर्ट से आपको बहुत ज्यादा ऑलरेडी शिकायत हैं, तो जज को अगर आप कंट्रोवर्शियल बनाते हैं तो आप क्या अचीव कर सकेंगे उससे? देखिए, वो कोर कमेटी ने फैसला किया, मैं कोर कमेटी के उस फैसले में नहीं था, लेकिन कोर कमेटी का फैसला आया हुआ है। तो ऑब्वियसली जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में कोसा साहब ने आज फाइल की है वो उस रेफरेंस से सिलसिले में नहीं है, ना रेफरेंस कोई फाइल हुआ है। ये तो आर्टिकल 186 की पिटीशन जो मैंने पढ़ा है वो आर्टिकल 186 की पिटीशन फाइल हुई है। और ये हर लिटिगेंट का एक राइट है कि अगर वो कहता है किसी हाई कोर्ट में मेरा केस ना चले और दूसरे हाई कोर्ट में चले तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मौजूद है। इस किस्म की एप्लीकेशन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी एक मरतबा फाइल कर दी थी। तो आन नाप अदालतों में ऐसी एप्लीकेशनें आती हैं, ये तो अदालत जब देखेगी कि क्या वो पैरामीटर्स मीट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, कि अगर इन द एक्सपीडियंट ऑफ जस्टिस ये जरूरी है कि इस केसेस को ट्रांसफर किया जाए तो फिर होगा। अभी कल की जहां तक है तो मुझे उम्मीद इंशाअल्लाह ताला कि प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड जब करेंगे और मेरिट पे फैसला होगा तो इस बात की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अफसान, मुझे अब ये बताएं कि इस केस के अंदर अगर रिलीफ मिल भी जाता है चेयरमैन पीटीआई को, तो आपके ख्याल में आगे क्या होगा? क्योंकि साइफर के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, अब 16 सितंबर की हद तक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन आप उनको अब जेल से बाहर देख रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब या उनके बेंच की तरफ से जो अभी भी कोई फैसला आएगा उसको भी आप कह सकते हैं कि उस पर रिव्यू फाइल होगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये फिर रिव्यू गालिब इम्कान है कि जब चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएं और अगले चीफ जस्टिस काजी फैसल के टर्नोवर में आए, जो आप कह रहे हैं कि जी वो उनको गिरफ्तारी और वो बाहर आ सकेंगे, मेरा ख्याल है जो हालात बताए जा रहे हैं हमें, उसमें तो नहीं लग रहा कि वो जो है वो जेल से बाहर आएंगे। वहाँ से अटक से तो मे भी आ जाएं, लेकिन पाबंद सलासल रहेंगे, किसी और केस में रहेंगे। लेकिन ये बात है कि असल चीज़ है ये जो केस है तोशा खाना कि इसमें इमरान खान को जो नायल यानी कन्विक्ट किया गया है तो वो अगले इलेक्शन के लिए नायल हो गए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट कुछ जो है वो आउटलाइन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दे देती है कि जी ये मेंटेनेबिलिटी और जुडिक्शन पे ये पॉइंट है, इनको डिसाइड किया जाए और जल्दी किया जाए, और ये इलेक्शन से पहले ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेन अपील जो है वो इमरान खान साहब की एक्सेप्ट कर लेती है, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए इससे बड़ा रिलीफ क्या होगा कि वो अगर अगले इलेक्शन से पहले जो है तोशा खाना केस में नायली उनकी खत्म हो जाए। जी, थैंक यू सो मच हसनात मलिक साहब, बैरिस्टर गौर खान साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमारे मेहमानों की राय सुनी। दिलचस्प सूरत हाल है, ट्रायल कोर्ट से सजा होती है, हाई कोर्ट वापस ट्रायल कोर्ट भेजता है मामले को, सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप करने के बाद ये इशारे दिए हैं
कि केस के अंदर कई झोल हैं, कई लकूनाज हैं, जिसको जाहिर है पहले हाई कोर्ट देखेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे बढ़ेगा। देखना ये कि 16 सितंबर तक चेयरमैन पीटीआई को क्या रिलीफ है और क्या 16 सितंबर के बाद भी वो रिलीफ बरकरार रहेगा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।